वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं कौन कौन से विकसित गांव हुआ करते थे उस समय पे, या हम ऐसा बोलेंगे कि कस्बों के अंदर जो विकसित गांव थे उनके बारे में हमको पढ़ना है। राइज ऑफ न्यू किंगडम्स एंड टाउन्स लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। नए नए किंगडम्स का बनना, नए नए टाउन्स का बनना ही एग्रीकल्चर और ट्रेड में बढ़ोतरी लाता है। इट रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स, और जिनमें जो ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चर में और ट्रेड में, इससे जो नए टाउन्स हैं उनकी भी ग्रोथ होती है। रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किस प्रकार से इंक्रीज होते हैं या किस प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। द डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स लेड टू रैपिड राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आयरन टूल्स की जो डिस्कवरी हुई वो उस जमाने की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। आयरन टूल की डिस्कवरी होने के कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। It made it easier to bring more land under cultivation by clearing forest। आयरन टूल की मदद से हम सारे काम आसानी से कर पा रहे थे, यहाँ तक कि फॉरेस्ट को क्लियर भी आसानी से कर पा रहे थे। और फॉरेस्ट क्लियर इसलिए कर रहे थे ताकि हम कल्टीवेशन कर सकें, खेती कर सकें। द यूज ऑफ आयरन प्लॉग शेयर मेड इट पॉसिबल टू डिग डीप इन दोज एरियाज वेयर द सॉइल वॉज फर्टाइल। अब हम आयरन प्लग का यूज करते थे। आयरन प्लग का यूज क्यों करते थे? आयरन प्लग का यूज करने से हम गहरे गड्ढे खोद सकते थे, गहरी खुदाई कर सकते थे। गहरी खुदाई कर सकते थे किन एरियाज में? जहाँ की सॉइल फर्टाइल है। इट लेड टू सिग्निफिकेंट राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये डिस्कवरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल निभाती है, एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। इसकी जो बढ़ोतरी हुई है, एग्रीकल्चर फील्ड की जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया एंड देन इन साउथ इंडिया। सबसे पहले ये कहाँ पे अपना रोल एग्रीकल्चर बढ़ाती है? सबसे पहले ये कहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई, किस प्रकार से इसका रोल बढ़ा? सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में इसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया। इसके कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो नॉर्थ इंडिया में बढ़ा और फिर उसके बाद साउथ इंडिया की तरफ बढ़ा। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड क्राफ्टमैन। उस समय के जो विलेजेस थे वहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट फैलने लगा था, सभी लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रखते थे। ईच विलेज हैड वीवर्स, डायर्स, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, बास्केट वीवर, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर्स एंड अदर स्किल्ड क्राफ्टमैन। उस समय के जो विलेजर्स थे, जो विलेज थे, हर विलेज में लगभग वीवर्स, पॉटर्स, कपड़े सिलाई करने वाले, मटके बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, ये जो ड्रायर्स थे वो ब्लैक स्मिथ हो गए, बास्केट बनाने वाले गोल्ड स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स थे, और भी अलग अलग कलाओं से जो निपुण थे, ऐसे लोग उसमें हर विलेज में हुआ करते थे। इस सिल्क वीविंग, डाइंग, कॉइन मिंटिंग, आइवरी कार्विंग, क्लॉथ मेकिंग एंड बेड मेकिंग बिकेम द पॉपुलर ऑक्यूपेशन। और उस समय का जो पॉपुलर ऑक्यूपेशन था वो क्या था? सिल्क वीविंग, डाइंग, कॉइन मिंटिंग, आइवरी कार्विंग, क्लॉथ मेकिंग। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज शो एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें कुछ सोर्सेज दिखाए हैं, बताए हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है कि जो बहुत ही फाइन पॉटरी कहाँ बनी जाती थी, कहाँ पे थी? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजिकल के द्वारा जो बहुत ही फाइन पॉटरी शो की गई है, बताई गई है, उसे क्या नाम दिया गया है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा गया है। मोस्ट क्राफ्टमैन ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड श्रेणीज। हर एक क्राफ्टमैन खुद को एक ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को रखता था हमेशा। मीन्स कोई ना कोई, हर क्राफ्टमैन की एक ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ग्रुप्स होते थे, जिसे श्रेणीज कहा जाता था। इंक्रीज इन ट्रेड, द रैपिड राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होने के कारण
एंड क्राफ्ट लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन, और जो क्राफ्ट है उससे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। दिस सरप्लस इन विलेजेज वॉज सप्लाइड टू टाउन, और यही जो विलेजेज में सरप्लस बढ़ोतरी हुई थी, जो मटेरियल बना था, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, ज़्यादा बढ़ोतरी होने से, ज़्यादा प्रोडक्शन होने से इसे कहाँ पे ले गया गया, इसे टाउन्स में सप्लाई किया गया, टाउन्स तक भेजा गया, बेचा गया, भेजा गया। ऑल दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड, और ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग को बढ़ाती हैं। ये सारी चीज़ें किसको बढ़ाती हैं? ट्रेडिंग को बढ़ाती हैं। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे दोनों ही इंटरनल में भी और एक्सटर्नली ट्रेड करने में पार्टिसिपेट अपना देते थे, मीन्स दोनों में अपनी भागीदारी रखते थे, चाहे वो इंटरनली ट्रेड कर रहे हों चाहे एक्सटर्नली ट्रेड कर रहे हों। ऑल ट्रेडिंग कम्युनिटीज वर ऑर्गेनाइज इन टू गिल्ड्स, सारी की सारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी वो किस में ऑर्गेनाइज हो गई? गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज हो गई। यूज ऑफ मनी गेव राइज टू पंच मार्क कोन्स, और मनी का जो यूज़ था उसने क्या किया, उसको बढ़ावा दिया, किसको? जो मार्क्ड कॉइन्स आते थे, चिन्हित कॉइन्स आते थे, उनको बढ़ावा दिया। टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड एक्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग, जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे ट्रेडिंग से, वही सबसे बड़ा सोर्स था रेवेन्यू का किसी किंग के पास। हाउ डिड पीपल लिव, उस समय लोग कैसे रहते थे? वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, उस समय के लोगों की जो लाइफ थी, लाइफ स्टाइल थी, उसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हमको प्राप्त नहीं है। द मेन सोर्सेज टू नो अबाउट देम इंक्लूड स्टोरीज फ्रॉम बुक्स, द अकाउंट्स ऑफ सेलर्स एंड ट्रेवलर्स एंड स्कल्पचर्स विच शो सीन्स फ्रॉम द डेली लाइफ। अब उनके बारे में जानना है, अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसका जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वो है बुक की कहानियाँ पढ़ना बुकों से, सेलर्स के अकाउंट्स देखना, ट्रेवलर्स के बारे में जानना, स्कल्पचर्स के बारे में जानना, जो उनके डेली के सीन्स थे उससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। द सेकेंड अर्बनाइजेशन, टाउन एंड सिटीज, दूसरा अर्बनाइजेशन क्या था? टाउन्स बनना और सिटीज बनना। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स लेड टू इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना, ग्रोथ है क्राफ्ट की ग्रोथ होना, ट्रेड का बढ़ना, कॉमर्स का बढ़ना, ये सभी ने क्या किया? इन सभी चीज़ों ने मिलकर नए टाउन्स और सिटीज़ बना दिए। इट लेड टू ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, इससे अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ होती है। एंड इट्स कॉल्ड द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, और इसीलिए इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन की एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। Some important towns of this period were वैशाली, उज्जैनी, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र, मथुरा, अरिकामेडु, बोध गया, राजागिरा और कावेरीपट्टनम। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उस समय के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हम लोग बोल सकते हैं। फंक्शंस ऑफ टाउन, टाउन के क्या फंक्शंस थे? ईच टाउन वॉज फेमस फॉर सम पार्टिकुलर एक्टिविटी, हर एक टाउन अपनी कुछ ही एक एक्टिविटी के लिए, अपनी किसी एक चीज़ के लिए फेमस हुआ करती थी। किस प्रकार से? जैसे आपको पता है मुंबई में बड़ा पाव फेमस है, भोपाल में पोहा जलेबी फेमस है, इसी प्रकार से हर एक टाउन अपनी किसी एक विशेषता के लिए फेमस थी। सम टाउन्स वर रिलीजियस वाइल अदर वर एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ टाउन्स रिलीजियस हुआ करते थे, बाकी के टाउन्स क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करते थे। सेवरल टाउन्स लाइक सोपारा वर ट्रेडिंग टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स जैसे सोपारा ये क्या थे? ट्रेडिंग टाउन्स कहलाते थे, यहाँ पे केवल व्यापार होता था। टू सच फेमस टाउन्स वर मथुरा एंड अरिकामेडु, और इसी तरह के कुछ दो ऐसे फेमस टाउन थे जिनका नाम मथुरा है और अरिकामेडु है। मथुरा वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ खुशानाज, मथुरा खुशानाज की सेकेंड कैपिटल थी। एंड द सेंटर ऑफ टेम्पल्स मोनास्ट्रीज, और टेम्पल मोनास्ट्रीज का सेंटर भी माना जाता है उसे, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी सेंटर माना जाता है। द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रू हियर,
मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो यहीं पे पनपी थी, यहीं से उसकी बढ़ोतरी हुई थी, यहीं से वो बनना चालू हुई थी और यहीं पे वो बढ़ी थी, बड़ी हुई थी। बड़ी होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एज नहीं है कि उस बड़ी हुई है, यहाँ से वो फेमस होना चालू हुई थी। यहाँ से क्या हुई थी, फेमस होना चालू हुई थी। अरिकामेंडू वॉज एन इम्पॉर्टेंट कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर। अरिकामेंडू एक कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर था। अ पोर्ट एंड अ सेंटर फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक ऐसा पोर्ट था वो जिसको सेंटर माना जाता था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। ट्रेडर्स फ्रॉम रोम केम हियर, रोम के ट्रेडर्स यहाँ आते थे। लाइफ ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु अंडर द चोलाज एंड द पांड्याज। तमिलनाडु के जो लोग थे उनकी लाइफ किस प्रकार थी, किसके अंडर, चोलाज के और पांड्याज के अंडर। जब चोलाज का शासन था और पांड्याज का शासन था तब उनकी लाइफ किस प्रकार थी। मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस एंड वर फार्मर्स। उस समय ज़्यादातर लोग गांव में रहते थे और किसान हुआ करते थे। टाउन्स वर नियर द कोस्ट, और टाउन्स कहाँ हुआ करते थे, कोस्ट के पास होते थे। ट्रेड वेंट एज फार एज रोम एंड चाइना, ट्रेड कहाँ होता था, रोम और चाइना में होता था, रोम और चाइना तक होता था। पीपल लाइक अम्यूजमेंट्स गेम्स एंड गैम्बलिंग, लोग किस प्रकार के थे, अम्यूजमेंट जैसे थे, गेम्स की तरह और गैम्बलिंग करते थे, इन सब को बहुत पसंद करते थे। अम्यूजमेंट को, गेम्स को और गैम्बलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय अ किंग, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किंग द्वारा चलाया जाता था। देयर वॉज इवन अ जनरल असेंबली नोन एज द सभा, इसके बाद भी वहाँ एक जनरल असेंबली हुआ करती थी जिसे सभा कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर गॉड वॉज मुरुगन, और उस समय के जो मोस्ट पॉपुलर गॉड थे वो कौन थे, मुरुगन थे। द चोला किंगडम वॉज सिचुएटेड बिटवीन द पेनार एंड वेल्लूर रिवर्स, जो चोला किंगडम है वो कहाँ पे बनी हुई थी, पेन्नार और वेल्लूर रिवर्स के बीच में बनी हुई थी। एंड इट्स सेंटर ऑफ पावर वॉज उरैयार, और उसकी सेंटर पावर थी, जिसकी सेंटर ऑफ पावर थी वो कहाँ थी, उरैयार में। अ फेमस कॉटन सेंटर, जिसे हम लोग बहुत जानते हैं, वो एक फेमस कॉटन सेंटर था उस समय का। द पांड्या किंगडम वॉज इट्स कैपिटल एट मदुरई, वॉज नोन फॉर इट्स पियर्स, और जो पांड्या की किंगडम थी और उसकी कैपिटल मदुरई वो किसके लिए जानी जाती थी, पियर्स के लिए, इलायची के लिए। इट इज मेंशन बाय मेगास्थेन्स एंड द संगम लिटरेचर, ये कहाँ पे मेंशन किया गया है, मेगाथीन्स और संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।